तो गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सभी लोग। केशु, कैलाश, ईशान, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? मॉर्निंग में नहीं ले सकता भाई, क्लास बहुत बच्चों की एनएसईपी है, इसलिए इवनिंग में रखा है। चलिए, तबीयत तो वैसे ही है, तबीयत तो आती जाती रहेगी, अपना काम करते रहना है। चलिए, तो ग्रेविटेशन में लास्ट टर्न पे हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया था, पोटेंशियल और फील्ड के बारे में स्टैंडर्ड। इसी में एक और भी चीज हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। तो किसी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर में कोई कैविटी है, उसके इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, ये भी हम बहुत इजीली बता सकते हैं अपने पुराने रिजल्ट से, है ना। मतलब हमारे पास कोई एक सॉलिड स्फेयर है और इसमें आपने कोई कैविटी बना दिया है, इसमें आपने कोई कैविटी बना दिया है। ठीक है, आपने इसमें कोई कैविटी बना दिया है, तो हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड। कहाँ पे चाहिए? इस कैविटी का सेंटर है, मान लो यहां पर C1, C2, और इसका सेंटर है ये C1, और यहां पे कोई पॉइंट है P। तो हमें इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। याद है हम लोगों ने इलेक्ट्रो में भी किया था इसको, और रिजल्ट याद होगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहां भी पूछा जा सकता है। तो ये दो वेक्टर बनते थे, याद करो, सुपरपोजिशन से करते थे हम लोग। ये था अपना RC2P, ये RC1P, और ये RC1C2, RC1C2। ठीक है, तो अब यहां पे इसका फॉर्मूला बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता था ρ/3 ε0 RC1C2, याद है सभी को, है ना। ये होता था इलेक्ट्रिक के लिए, तो इसको ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करें, 1/4πε0 को हम G लिखते हैं, तो 1/ε0 को तो हम लिख देंगे 4πg। ठीक है, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा E के टर्म्स में, तो E इसका हो जाएगा ग्रेविटेशन का 1/ε0 की जगह 4 होगा, और रो यहां पर जो होगा वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 4/3πr³, जिसमें m जो है टोटल मास है ना। m जो है अपना टोटल मास है विदाउट कैविटी, m इज टोटल मास। विदाउट कैविटी। तो खैर हमें रो के टर्म्स में ही जानना है, तो रो के टर्म्स में हम यहां पे लिख सकते हैं 4πg अपॉन में 3 रो, है ना,
R C1C2। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला अपने पास ये हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट को बस हटाना था, और रो ये ध्यान रखिएगा, रो यहां पर ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये भी पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कहाँ होगी, C1 से। अच्छा, इसमें एक चीज है कि एक टर्म आएगा जो कि माइनस होना चाहिए, एक टर्म आएगा जो माइनस भी होगा ना। ग्रेविटेशनल फील्ड जो नेट होगा वो इधर होगा, तो मतलब R C1C2 के अपोजिट होना चाहिए, R C1C2 के अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वेक्टर के साथ अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक माइनस भी होगा। और यहाँ एक माइनस भी होगा। माइनस क्यों होगा समझ रहे हैं सब लोग? क्योंकि नेट फील्ड जो अपनी होगी, नेट फील्ड अपनी इधर ही होगी, C1 C2 के तरफ। तो नेट फील्ड जो अपनी होगी वो अपोजिट टू C1 C2 होगी, ये होगा अपना E। ठीक है, तो E वेक्टर जो होगा वो R C1 C2 के अपोजिट होगा, इसीलिए एक माइनस भी आएगा, दोनों में माइनस रहेगा। इसमें आप सुपर पोजिशन करोगे तो ये R C1P रहेगा माइनस में, ये भी R C2P माइनस में रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, समझ गए होगे। तो ये अपने पास हो जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला कैविटी में। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे कोई मास को मूव कराऊं तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप C1 C2 के अगर परपेंडिकुलर मूव करोगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, YouTube पे स्टार्ट हो गया है, हम भी बेचेंगे चूरन जल्दी, टेंशन मत लो। तो यहां पे अपने पास यहां तक आ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ एनर्जी। म्यूचुअल तो देखा था हम लोगों ने, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर क्या होता था? यू सेल्फ। तो यू सेल्फ आप जब लिखोगे किसी सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर का पूरा m मास है, रेडियस r है। सॉरी, स्थिति थोड़ी खराब है भाई, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो अब यहां पे सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो मास अगर r है तो आप देखो इसको बिल्डअप करने में, याद है सभी को, मेथड भी पता होना चाहिए इसका थोड़ा सा। इसको बिल्डअप करने में, इसको बिल्डअप करने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम डीएम मास लेके आएंगे, इसको जो है बिल्डअप करेंगे, 0 से आर बढ़ाते बढ़ाते, लेयर वाइज लेयरिंग लेते हुए, है ना। चूरन का फायदा क्या बोल रहे हैं? चूरन का फायदा होने वाला नहीं, बिकॉज जिनका सिलेबस कंप्लीट है वही देख सकता है, बट जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो क्यों देखेगा? बात भी सही कह रहे हो। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल इस चूरन बेचने वाली प्रथा पे मैं भी विश्वास नहीं करता, बट मैं भी, मुझे भी बोला जाएगा तो मैं भी चूरन बेचूंगा ही किसी, ठीक है।
वो अलग बात है, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि अगर आपका प्रॉपर सिलेबस किसी जहां पढ़ रहे हैं वहां खत्म हो चुका है तो ये चूरनबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। आप उतने टाइम में नहीं 50 क्वेश्चंस आपके आंख के सामने से जाएंगे, अपने कलम से 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीज मैं भी इस पे स्ट्रांग बिलीव करता हूं। अब ये उनके लिए हो सकता है कि जैसे 12th वाले बच्चे हैं, उनको मैकेनिक्स पूरी नहीं पढ़नी है, तो वन शॉट में क्या हम वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और पीवाईक्यू भी कर सकते हैं? हमें नहीं लगता। एक भाई पूछ रहा है चूरन का मतलब आप मेरी क्लास में हमेशा नहीं रहते हैं इसीलिए आपको चूरन का मतलब नहीं पता है, तो छोड़ दीजिए। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो अब देखो यहां पे इसके लिए याद है फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन में क्या होता था, वो होता था 3/5 KQ² याद है बच्चों? चेक करो, कंफर्म करो, यही होता था। ठीक है, तो यहां पे अपने पास 3/5 KQ²/r, तो इसको अगर हम ग्रेविटेशन, ये इलेक्ट्रो का होता था, ग्रेविटेशन में इसी की सेल्फ एनर्जी अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या लिखोगे? के के जगह पे तो अपना जी आ जाएगा, के जगह पे तो अपना जी आ जाएगा, और क्यू के जगह पे क्या लिखोगे? एम लिखोगे, है ना। क्यू के जगह पे आप यहां पे क्या लिखोगे? एम। तो अपने पास जो सेल्फ एनर्जी आ जाएगी 3/5 GM²/r, तो यू सेल्फ इसका जो होगा वो होगा 3/5 GM²/r। क्लियर है बच्चों? तो सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इसको बिल्डअप करने में जो आपको एनर्जी लगेगी, इनफैक्ट एक चीज बताओ कि ये जो एनर्जी लगेगी, है ना, सेल्फ एनर्जी मैंने कहा था तुम लोगों को हमेशा पॉजिटिव होती है, हालांकि वर्क जो है इसी का फील्ड करेगा, ठीक है, तो लेकिन इसका सेल्फ एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? जल्दी बताओ। सेल्फ एनर्जी वर्क डन नेगेटिव होगा, बट -W ऑफ सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यू सेल्फ अपने पास ये हो जाएगा, ये क्लियर है सभी को? तो यू सेल्फ हो जाएगा 3/5 GM²/r। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब यू सेल्फ भी आ गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपको जनरल क्वेश्चन दे दूं तो आपको मेथड्स भी एक बार रिकैप करना होगा। जैसे फाइंड, आपसे क्वेश्चन ऐसा आया, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए solid sphere whose mass density rho is equal to kr, rho is equal to kr, है ना, where k is a constant and r is radial function, r is radial function, r is radial function। कैसे करोगे? अब यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको इसमें अपने अप्रोच पे विश्वास करके इसको सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे? तो याद है मैंने कहा था कि किसी सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं वही चीज होगी। चलिए इसको करते हैं जिससे आपको एक बार और रिकैप हो जाए। तो मान लीजिए आपको बनाना है ये सॉलिड स्फीयर, पूरा ये सॉलिड स्फीयर आपको बनाना है। तो ये जो पूरा सॉलिड स्फीयर जब आप बनाओगे, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? आप ये मान के चलोगे कि हमने इस पे जो है ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस हम इसको बना चुके हैं, कहां तक? m मास तक बना चुके हैं। ठीक है, m मास तक बना चुके हैं। फर्दर हम इसको यहां से dm मास लेके आए और यहां पे ये dm मास को
डिस्पर्स कर दिया। थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो m मास हमने बना लिया। फर्दर मान लो हम जो है dm मास लेके आए। देखो इधर, ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस हमने m मास बना लिया है, और कितने रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का m मास का मैंने एक सॉलिड स्फीयर बना लिया है। इन्फिनिटी से बहुत सारे मास के पाउडर हैं, तो यहां से हम dm लेके आ रहे हैं। ठीक है, dm लेके आ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस m मास का बना लिया था, और फर्दर हम dm लेके आए और इसको लेयर वाइज, जैसे मिट्टी का गोला बनाते हो, मिट्टी के गोले को बड़ा करते जा रहे हो, लेयर वाइज लेयर उसको बड़ा कर रहे हो। तो यहां पर आपने dm स्प्रेड कर दिया इस पे। तो ऐसा करने में आपको वर्क डन करना होगा। इनफैक्ट आपको नहीं करना होगा, इसकी फील्ड खुद dm को ले आएगी, है ना। अट्रैक्टिव होगा ना हमेशा, dm पे तो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तो dm लेके आएंगे हम, तो dw का वर्क डन करना पड़ेगा। तो dw हम क्या लिखेंगे बच्चों, dw क्या है, सिस्टम का है ऑब्वियसली, dw सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क कर रहा होगा। तो dw सिस्टम जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे dm इंटू पोटेंशियल ऑफ मास m, पोटेंशियल ऑफ मास m। ठीक है, आप इनफैक्ट आप बोलोगे सर सिस्टम, आप कुछ मत लिखो, आपको नहीं पता अपने आप dw मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो dw dm और सिस्टम ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर। तो देखिए आपको क्या मिलता है, dw इक्वल टू माइनस जी एम डी एम अपॉन में आर। और ये माइनस साइन को आप यहां लेके आओगे तो माइनस dw सिस्टम, सिस्टम इज इक्वल टू जी एम डी एम अपॉन में आर। और इसको हम du लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम du लिख सकते हैं। तो ये du सेल्फ हो जाएगा। तो मैंने वही कहा था कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सेल्फ एनर्जी। अब हमारा काम क्या है कि मास भी चेंज हो रहा है, dm भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है। तो हमें सबको जो है एक टर्म्स में लाना होगा। तो हम m और dm को r के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, r के टर्म्स में हम लिखेंगे। तो क्या से लिखोगे, m को क्या लिख सकते हो, इसकी डेंसिटी अगर हमारी रो है। अब एक चैलेंज और है, रो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें ये पूरा m जो है इंटीग्रेट करके निकालना होगा। तो m को निकालने के लिए आपको फिर एक मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है यहां पे कहीं पे कुछ x पे जाना होगा और x पे dx कट करना होगा। ये तो समझ रहे हैं सब लोग। m निकालने के लिए आपको यहां पर पहले कुछ x पे जाना होगा और एक dx यहां से कट करना होगा। बोलो, तो यहां से आप जो है ये x पे जाओगे और यहां पे ये dx कट करोगे। ये आप m निकालने के लिए कर रहे हो, m डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, ये हो जाएगा अपना dx। तो dm m जो होगा वो क्या होगा, इसका dm क्या लिखोगे, रो एट x इंटू डी, इंटीग्रेट करेंगे 0 से r। तो रो एट x क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये तो सबने लिखा हुआ है, dv है ना। और रो एट x क्या होगा, k इंटू r के जगह पे x हो जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको m एज ए फंक्शन ऑफ r मिल जाएगा। तो 4 पाई k एक्स क्यूब dx 0 टू r, तो ये होगा 4 पाई k r की पावर 4/4। तो 4 4 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ रहा है पाई के r की पावर 4, पाई के r की पावर 4। ठीक है बच्चों, तो पाई के r की पावर 4 ये अपना हो जाएगा मास। ठीक है, अब ये मास हमें मिल चुका है, यहां रख देंगे। dm क्या लिखोगे,
डीएम क्या लिखोगे इसके लिए? डीएम भी लिखना होगा। तो ये डीएम जो है कहाँ का है? डीआर थिकनेस का है। तो डीएम तो अभी आपने लिखा था, यही डीएम लिख लीजिए। तो डीएम अपने पास हो जाएगा 4πr², ये वॉल्यूम, इंटू रो एट आर। तो दैट इज KR 4πr², dr नहीं लिखा मैंने, 4πr² dr इंटू रो एट आर। तो रो एट आर KR है और ये होगा 4πr² dr। तो ये हो जाएगा 4πk r³ dr। ये हो जाएगा डीएम। डीएम आ गया और एम भी आ गया। अब इसको आप यहां पुट कर दो और इंटीग्रेट कर लो, है ना। इसको आप यहां पुट कर दो और इंटीग्रेट कर लो, आपको मिल जाएगा अपना रिजल्ट। ठीक है, तो अपने पास एम आ चुका है, डीएम आ चुका है, डी यू सेल्फ हम लिखने जा रहे हैं। तो डी यू सेल्फ क्या हो जाएगा? जी एम डीएम अपॉन में आर। ठीक है, तो जी एम, एम होगा अपने पास πk r⁴ और डीएम होगा 4πk r³ dr अपॉन में आर। इसी को बच्चों आपको इंटीग्रेट कर देना होगा। ये आर में आ गया, इसे 0 से कैपिटल आर और ये यू सेल्फ हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडवांस में, मेंस में तो नहीं कर सकते। तो यहां से आपको यू सेल्फ मिल जाता है। तो यू सेल्फ आपको मिल जाएगा, देख लीजिए क्या आएगा। जी पाई के और 4 बाहर ले लिया, पाई के, तो पाई के स्क्वायर हो गया, है ना। r⁴ और r, ये हो जाएगा r⁴ 7 dr, नहीं एक कैंसिल हो जाएगा। तो r⁴ 6 dr, 0 से r। एक बार कंफर्म करिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो 4g पाई के स्क्वायर, मतलब π² पूरा ही लिख लो, 4g π² k², ये तो कांस्टेंट है। r⁴ 7 में 7, r⁴ 7 4/7, बहुत बढ़िया भाई, 4/7 मेरा भी यही आ रहा है। g π² k² r⁴ सही है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से आप निपटा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी सेल्फ एनर्जी की। नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी कभी आपसे जो है पूछा जा सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी, है ना, या एस्केप वेलोसिटी की बात की जा सकती है। उससे पहले बात करते हैं, अर्थ पे आ जाते हैं ना। तो अर्थ के बारे में थोड़ा पहले देख लें। वेरिएशन ऑफ जी पे जेई मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेरिएशन ऑफ जी, पहले ये तो बता नहीं रहा हूं मैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ये तो सबको पता है कि दो जनरल मासेस, ठीक है, दो जनरल मासेस के लिए, हाँ अर्थ पर हैं, बट अभी दो जनरल बॉडीज का पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अर्थ और कोई जनरल बॉडी। तो r⁴ कैपिटल था, कौन सा कह रहे हो? r⁴ कौन सा कैपिटल था? ये हमें r रेडियस का बनाना था, ये पूरा रेडियस हमें r रेडियस का बनाना था, m मास था, सही तो है सब? मास के लिए कह रहे हो?
मास तो हमने इंटीग्रेट करके निकाला ना, तो अभी स्मॉल आर का निकाला है भाई। जो मास हमने निकाला है ना, देखिए ये स्मॉल एम का निकाला है, ये पूरा नहीं निकाल पा रहे। अभी हम यहां पे आ गए थे, अब हमें ये एम चाहिए था, तो इस एम के लिए हमने फिर शेल कट किया एक्स पे डीएक्स। कैपिटल आर नहीं आएगा भाई, वो फंक्शन बनाया गया है। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां कैपिटल आर क्यों आएगा। कैपिटल आर तो पूरे सॉलिड स्फीयर जो हमें पूरा बनाना है उसका है। यहां पे ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस है, ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस हमने स्मॉल आर का बना लिया है, उसका मास एम है। एम क्या है? मास ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस। भाई कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो इसीलिए हमें पहले ये लिखना है, और ये रो कांस्टेंट ना होने की वजह से मैं इसको ये नहीं लिख सकता रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने फिर इसके अंदर एक सेल कट किया है एक्स पे डीएक्स, और ये फंक्शन बना के 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करके मास निकाला है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रो में ध्यान नहीं दिया लगता है। वेरिएशन ऑफ जी, तो जी के वेरिएशन में, अच्छा जी के बारे में तो सबको पता है कि अगर आप अर्थ ले रहे हो और कोई सरफेस की बात करते हो, यहां पे कोई सरफेस की बात कर रहे हो और कोई अर्थ ले रहे हो, है ना, तो अर्थ के लिए भाई इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इधर होगा, और E ड्यू टू अर्थ इंटू इसका मास अगर m है तो यही तो फोर्स लगेगा। ये सब आपने पढ़ा है, FBD में ही बता दिया था मैकेनिक्स में। ये m इंटू E ड्यू टू अर्थ, यही तो होगा। E ड्यू टू अर्थ एट द सरफेस क्या है, सबको पता है। E क्या है इसका, ये रेडियस मान लीजिए RE है और मास ME है, तो GME अपॉन RE स्क्वायर, यही तो होगा भाई E। तो फोर्स कितना लगेगा F ऑन M, वो हो जाएगा अपने पास M इंटू GME अपॉन RE स्क्वायर। बोलो भाई, तो यहां से F बाई M जब आप करते हैं, F ऑन M ड्यू टू ME ऐसे लिख लो, तो ये जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, GME अपॉन RE स्क्वायर, यही तो मिलता है। और इसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को आप बोलते हो। बोलो, इसी को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हो सरफेस पे। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि E और G में कोई अंतर नहीं है, दिख रहा है, यही अपना G है और यही अपना E है। तो जब भी एक G और E जो है, जनरल दो मासेस के लिए मत सेम करिएगा, लास्ट टर्न पे किसी ने वो भी कंफ्यूजन क्रिएट किया था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अर्थ और कोई एक पार्टिकल होगा तो उसकी फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होंगे। सरफेस की बात हम कर रहे हैं, तो GME अपॉन RE स्क्वायर, ये हुआ अपना G। अब इसका हम वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन का ये मतलब है कि अगर मैं ऊपर बढ़ूं, है ना, या तो मैं ऊपर बढ़ूं या नीचे जाऊं, तो G क्या होगा वो हमें देखना है। तो वेरिएशन ऑफ G में पहला है, इस पे खूब जेई मेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, अलोंग हाइट। तो अलोंग हाइट जो वेरिएशन है वो आसानी है आपके लिए। क्या बोलेंगे, किसी h हाइट पे अगर आप चले गए, तो h हाइट पे अगर आप गए, तो यहां से किसी h हाइट पे आप जा रहे हैं यहां पे, और h और RE में कॉम्परेबल है, ये निग्लिजिबल नहीं है। ये है RE, ये h है। तो इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, G। तो G क्या होगा भाई, बाहर के लिए कैसा बिहेव करता है, पॉइंट मास,
है ना। तो इसकी फील्ड क्या होगी यहाँ पर, आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो ई कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे पी, तो और कोई मास रखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई एक मास रख दिया है स्मॉल एम, और ये अपने पास है एम ई। तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एक्सेलरेशन आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन आप यही तो लिखेंगे, इस पे जो फोर्स लग रहा है, और फोर्स क्या है जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही तो है, ये फोर्स है अभी, फोर्स ऑन एम ड्यू टू एम ई। तो फोर्स ऑन एम ड्यू टू एम ई को अगर इसके मास से डिवाइड कर दें तो हमें जी डैश मिल जाएगा। सब बहुत बेसिक बात है, 9th क्लास से बच्चे पढ़ते हैं। आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जी डैश अपने पास आएगा जी एम ई, मैं आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं जिससे हम जी में कंपेयर करें, एक्सप्रेशन बना लें। इसको हम लिख सकते हैं रियल जी जो अर्थ पे है। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, भूल जाए तो भी डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट याद रखिएगा। परसेंटेज एरर पूछते हैं, है ना, इसमें जेई मेंस वाले आप पीवाईक्यू में जाओगे तो खूब मिलेंगे कि h/2 h इक्वल टू आर ई बाई 3 चले गए तो परसेंटेज चेंज बताओ, तो ये सब कर सकते हैं आप। तो जी डैश हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इफ h इज मच लेस देन आर ई, तो इसमें एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं और एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता है। ये तब करिएगा जब ये गिवन होगा, नहीं तो मत करिएगा। ये एक्सप्रेशन यूज तभी करिएगा अंडर दिस इनइक्वलिटी, अदरवाइज दिस इज आवर रिजल्ट। तो ये तभी करिएगा जब ये आपको दिया जाए, नहीं तो आपका रिजल्ट ये है। ठीक है, ठीक है। तो g अपॉन दिस, तो ये वेरिएशन हो गया अपना g का, और इस g के बारे में तो आपको बता ही दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका एक्सप्रेशन भी ये ध्यान रखिएगा, कई बार ग्रेविटेशन में हम लोग इसके जगह पे g लिख देते हैं। अलोंग द डेप्थ की अगर बात करें अब, ठीक है, कि अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो मतलब यहां से हम कुछ नीचे जा रहे हैं, मान लो यहां से हम किसी नीचे जा रहे हैं यहां पे, तो हमारा क्या होगा, तो अब यहां पे हमारा क्या होगा, मतलब जी का क्या होगा, हमारा तो वही होगा जो हम चाहेंगे। तो यहाँ पे ये सी होगा और ये आर ई है, तो इस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशन मान लीजिए, इसका रेडियल डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये रेडियल डिस्टेंस आर है, ये रेडियल डिस्टेंस अपना आर है, ठीक है, और पूरा जो है इसका रेडियस आर ई है, अर्थ का ये आर ई है। तो आप यहां से बता सकते हो ये एच, अब इसको मैं डेप्थ ले लेता हूं डी जिससे आपको याद रहे, तो इसका एक्सप्रेशन आप डी या आर ई के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, अभी अभी आपने इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी है इनसाइड की, सॉलिड स्फीयर की, तो क्या होती थी याद करो, रो के टर्म्स में भी आपने पढ़ा है ना। तो अभी 4πg अभी इनसाइड का आपने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। अगर आर के टर्म्स में लिखेंगे यही ई होगा और यही यहां पर जी भी होगा, जी डैश भी होगा। तो जी डैश को आप लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर ई। तो इसको लिख सकते हैं, इसको आप जी लिख सकते हैं, तो जी आर ई इंटू आर, तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर रेडियल डिस्टेंस। मतलब आप सेंटर से, अर्थ के सेंटर से सरफेस पे उठेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
और ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश जो हो जाएगा जी बाई आर ई इंटू आर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो अपना एपरेंट जो होगा वो बढ़ रहा होगा, लेकिन डेप्थ के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो डेप्थ के टर्म्स में आप क्या लिखोगे, आर को क्या, डी को क्या लिखोगे, या आर को क्या लिखोगे? आर को हम लिख सकते हैं ना आर ई माइनस डी, तो इसको यहां पुट कर दो तो ये टर्म भी आपको मिल सकता है। तो देख लीजिएगा किसके टर्म्स में जरूरत पड़ेगी, आर ई माइनस डी डेप्थ के टर्म्स में। तो जी डैश अपना हो जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो या तो आप डेप्थ के टर्म्स में रखिए, या बाकी ये तो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये फॉर्मूला अपना इन साइड का हमने ग्राफ भी खींचा था, है ना। ठीक है, तो ये यहां से निकाल सकते हैं। केशु भाई, मेरे इंडिया में रहने और इंडिया से बाहर जाने का आपके सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा आपकी तैयारी में? क्योंकि मैं हर चीज जो है उसी हिसाब से देखता हूं कि हम आपका मिलने का औचित्य क्या है, उसको हम पहले प्रायोरिटी पे रखें। ऐसे आप पूछ रहे हो तो बता दूं, जब मैं स्नाइडर इलेक्ट्रिकल में था तो बिल्कुल गया हूं, बाहर भी हमारी साइटें थी, तो मोस्टली इंडोनेशिया एशिया कंटिनेंट में ही गया हूं, यूरोप में नहीं गया हूं, ठीक है, ना ही नॉर्थ अमेरिका, ना साउथ अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया गया हूं। ऑस्ट्रेलिया भी रहता तो चला जाता, अभी तक उनके हैं। फ्रांस में जाने का ऑफर था, तब तक मैंने जॉब छोड़ दिया। तो मेरी साइट्स इंडोनेशिया में थी, जाकार्ता में थी, बहुत सारे, तो वहां पे गए हुए हैं। तो अब इससे आपको आपकी तैयारी में क्या मतलब वो बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे नहीं समझ में आता। चलिए आगे आते। तो जी डैश हो जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यहां तक सभी को क्लियर है? अब सवाल इसीलिए मैं बात नहीं करता हूं, एक बच्चा जो है पूछेगा तो दूसरा बच्चा पूछ रहा है कि सर कितने साल जॉब किया? तो मैंने जॉब जो है 2009 से लेके 12 तक पूरा 3 साल जॉब किया है। तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, यहां तक क्लियर है सभी को? मोस्टली 2012 तो नोट आ ही गया था, 2011 तक फुल फ्लेज में किया है। तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, यहां तक क्लियर है? तो अब इसके लिए बच्चों दोनों फॉर्म याद रखिएगा। एक और है वेरिएशन ऑफ जी का, वो है अपना ड्यू टू स्पिनिंग इफेक्ट। तो वेरिएशन ऑफ जी, जिसको हम नेग्लेक्ट रखते हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, नॉट अबाउट सन। ठीक है, तो उसके अपने स्पिनिंग इफेक्ट से जी में प्रभाव पड़ता है। हालांकि वो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप ओमेगा निकालोगे, ठीक है, यूपीएससी का प्रिपरेशन ज्यादा साल नहीं कर पाया भाई, 1 साल बताया था, 1 साल मुश्किल से भी कर पाया नहीं, घर में हाय तौबा हो गया। वो सब बातों की बातें बाद में करते हैं, अभी आपका प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा जो होना हवाना था हो गया, ठीक है, अब मैं स्टैग्नेंट हो गया हूं। आप अभी ऐसे मकाम पे हो कि आपका जो है जिंदगी की जो गाड़ी है वो कहीं भी जा सकती है, स्टीयरिंग आपके पास है, गियर आपके पास है, आप उसको चौथे गियर पे ले जाओ, तीसरे गियर पे ले जाओ, जहां घुमाना है घुमाओ। अभी आप अपने जिंदगी के राजा हो, जिंदगी आप पे हावी नहीं है, आप अभी जिंदगी पे हावी हो सकते हो। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब जिंदगी आप पे हावी हो जाएगा और आप फिर उस जिंदगी को ढोओगे। ठीक है, तो ये एक फेज होता है ना। तो मैं उस फेज पे आ चुका हूं। आपका फेज है कि आप जिंदगी पे हावी हो, मतलब आप जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हो। लेकिन मेरे साथ अब ऐसा नहीं है, मैं जिंदगी मेरे ऊपर अब धीरे धीरे हावी हो रही है, मुझे जो बोली जाएगी वो मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन आप जो है अभी आपके अंदर बहुत ताकत है,
आप अपनी दिशा दशा सब मोड़ सकते हो अभी अपने अफलातून एफर्ट से। ठीक है, चलो। तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस, तो इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सभी बच्चों को पता ही है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल नाम की चीज होती है। जिंदगी ब्लैक है, थोड़ी बहुत कलर भर दे रहा हूं या आप उदास ना हो। तो यहां पे अगर कोई मान लो मास अगर रखते हो, कोई भी अगर मास एम यहां पे रखते हो, तो इस मास एम के लिए जो सरफेस पे ही है, तो ये जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होगा एक, है ना। आप अगर इसके सेंटर पे बैठ जाओ, इस अर्थ के सेंटर पे बैठ जाओ, तो ये आपको तो रेस्ट पे दिखेगा, है ना। तो आप सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे, है ना, सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे। सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, देखो ये तो अगर अर्थ से देखोगे तो ये इसके साथ घूम रहा होगा इस रेडियस में, है ना। लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल लगाना होगा, इसका रेडियस ये वाला होगा। बोलो। ठीक है, तो इस रेडियस में मूव कर रहा होगा। तो आप अगर सेंट्रीफ्यूगल लगाते हो तो सेंट्रीफ्यूगल क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगल जो लगाओगे, ये तो अपने पास ये सेंटर से ये डिस्टेंस है, सेंट्रीफ्यूगल यहां से मत लगा देना, इतना तो मैकेनिक्स पढ़ाया है। सेंटर इसका यहां पर है, तो सेंट्रीफ्यूगल इस पे जो लगेगा वो कैसा लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, आप अर्थ के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, एम ओमेगा स्क्वायर, और ये अगर आर है, ठीक है, और ये आर है बच्चों, और ये थीटा है, तो ये स्मॉल आर आप निकाल सकते हो, इट इज आर साइन थीटा, है ना, इट इज आर साइन थीटा। यहां तक क्लियर है सभी को। आप उसको थीटा चेंज भी कर सकते हो, थीटा आप अपना चेंज भी कर सकते हो, हॉरिजेंटल से भी ले सकते हो, तो हॉरिजेंटल से लोगे तो कॉस में आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है। तो हॉरिजेंटल से ही ले लेते हैं थीटा, जैसे आप पोल और इसके बारे में जनरली आपको जो फेमिलर मिलता है बुकिश वाला, वही वाला एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो ये थीटा है, ठीक है, तो ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल बना दिया, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो आर मैं लिख दूंगा आर कॉस थीटा, ये सेंट्रीफ्यूगल सूडो लिख दिया, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो आप, तो सूडो आ गया। अब देखो mg किधर लगेगा, mg कहां लगेगा, सेंटर ऑफ, भाई हमेशा जो है अर्थ के सेंटर, तो अर्थ के सेंटर पे आपने mg लगा दिया, यही है ना, ये mg हो गया। तो अब नेट अर्थ के सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, सूडो का कंपोनेंट ले लो, इसका अगर आप कंपोनेंट लेते हो इस तरफ, तो एक कंपोनेंट आएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने इसका कंपोनेंट लिया। तो नेट सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा, ठीक है, नेट जो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा बच्चों, यहां पे सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो अब mg नहीं रह गया, mg माइनस दिस रह गया, तो उसी को आप बोल देते हो mg डैश। मैं बहुत शॉर्ट में बता दिया, और भी तरीके हैं। mg डैश वो है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब जेई मेंस वाले जो है, इन्हीं सब छोटे छोटे फॉर्मूले पे आपको जो है क्वेश्चन देंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा जी डैश, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अरे भाई थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट। अरे भाई ठीक है अभय भाई, थैंक यू की जरूरत नहीं, आप बस अपना मेरे एफर्ट और अपने एफर्ट को सिंक्रोनाइज कर लीजिए और थ्रेशोल्ड को पार कर जाइए, जिससे कि आपका
फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी को आप पार कर जाइए. नो नीड फॉर थैंक्स. आई एम डूइंग माई जॉब, यू आर डूइंग योर जॉब. दिस इज योर डिसेंसी दैट यू आर थिंकिंग कि आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट. नथिंग. आई एम डूइंग माई जॉब with honesty. You are also doing your job with honesty. And that is the main thing. तो g डैश इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये बच्चों हो जाएगा स्पिनिंग का. तो अब यहां से थीटा अगर आप बच्चों यहां पे देखो एट इक्वेटर, मैंने इसीलिए हॉरिजेंटल से लिया है. तो इतनी तो ज्योग्राफी आती होगी. ये इक्वेटर है, ये पोल है, ये अपना नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अपना इक्वेटर वाली एक्सिस है. तो एट इक्वेटर, एट पोल देख लो पहले, जी रियल होगा एट पोल, है ना. थीटा अपना 90 हो जाएगा. तो यहां पे जी डैश जो होगा वो जी के बराबर होगा. तो ये ध्यान रखना कि पोल पर हमें रियल जी मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा. एट इक्वेटर जो है आप देखो थीटा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. तो जी डैश जो होगा वो होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. तो एक बहुत ही फेमस पजल हुआ करता था जो हम स्कूल में पढ़ते थे, एनसीईआरटी में भी दिया था. हमारे टाइम में एनसीईआरटी में एक पजल दिया हुआ था कि एक किसी ने गोल्ड खरीदा नॉर्थ पोल पे, है ना, और फिर वो अपने घर आया, उसका घर इक्वेटर पे था, उसने उसको वजन किया तो उसको लगा कि उसके साथ चीटिंग हो गई है, गोल्ड जो है हमें कम दे दिया उस बंदे ने. तो वही बात है कि उसका वेट कम हो जाएगा इक्वेटर पे. उसका रीजन ये है. हालांकि वो कितना कम होगा बच्चों आप यहीं से समझ सकते हो कि ओमेगा अगर आप निकालते हो तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई. आप बताओ कि ओमेगा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. आप यहीं से देख लो कि ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, है ना, टाइम होगा 24 आवर्स. और यहीं से आप देख सकते हो 2 पाई, 24 आवर को 24 इंटू 3600 करोगे, 24 इंटू 3600. ठीक है. तो यहां पे ये ओमेगा बच्चों आपको क्या मिलेगा, दिख रहा है कि ये ओमेगा बहुत कम होगा. तो मतलब हम उसको जो है, हमने जो है इसको, अरे भैया नैतिक बाबू पढ़ लो यार, अभी पर्सनल क्वेश्चन का जवाब का टाइम मिलेगा, अभी बहुत क्रूशियल चीज चल रही है. फिर हम बैठेंगे एक दिन, एक दिन नहीं 2 सेशन ले लूंगा, 3 सेशन ले लूंगा, सारी चीजें आप पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे. अभी इस फर्स्ट अटेम्प्ट तक जो है बस पढ़ाई कर लो दम मार के. तो यहां पे ओमेगा अपने पास ये आ जाएगा, निग्लिजिबल रहेगा, आप निकाल भी सकते हो. ठीक है. क्लियर है. चलिए. हाँ, पजल क्या कह रहे हैं, उल्टा होगा. नहीं, उल्टा नहीं, मतलब ये तो यहां से अगर परचेज किया होगा तो यहां पर तो उसको रियल मिला होगा, लेकिन जब वो इक्वेटर पे आके मेजर करेगा तो उसको कम होगा, उसको कम नजर आएगा. तो उसको लगेगा कि उसके साथ चीटिंग हुई है, जबकि वो उसने रियल वेट ही दिया होगा. ठीक है. तो ये कहानी थी अपनी. अगर इसी अर्थ की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं अर्थ की, फिर जनरल भी देखेंगे. फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है. ये आपने ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रो में भी किया है ना कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ जिससे कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्केप कर जाए. तो आप मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, इंफिनिटी पे पहुंचाते थे, और मिनिमम के लिए इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 मानते थे. ठीक उसी तरीके से बच्चों यहां पे अगर आप अर्थ के सरफेस से बोल दिया जाए, तो अर्थ के सरफेस से अगर बोला जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी क्या होनी है किसी पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी आपकी जो होगी वो v मिनिमम, जिससे कि वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, ये v होगी. इसको आपको पहुंचाना पड़ेगा इंफिनिटी पे, है ना. और फॉर v मिनिमम
एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। मिनिमम वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है। अर्थ होगा तो वो अर्थ की बॉडी कहलाएगी, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, है ना। बिल्कुल सभी को ये याद होगा। तो यहां पे आप क्या करते हो, ये एम है और इसका रेडियस आर ही है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लीजिए, है ना। यहां से यहां लाने में मिनिमम के लिए यहां पे इंफिनिटी पे के भी जीरो करेंगे, और पोटेंशियल तो अपना जीरो होगा ही, पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो आप सीधे सीधे यहां पे लिखेंगे यू आई प्लस के आई। ऐसे क्वेश्चन में केवल एनर्जी कंजर्वेशन ही काम आता है ना। तो यू आई क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल सरफेस पे होगा माइनस जी एम अपॉन आर ई, और इसका मास है स्मॉल एम, तो इंटू एम, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए अगर आपने स्केप लिखा है, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल इंफिनिटी पे तो जीरो है, के भी आप जीरो लेके चलेंगे, के भी जीरो लेके चलेंगे फॉर मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। देखिए आप हॉरिजेंटल से लेते हैं, हॉरिजेंटल से ही तो लिया है भाई, मैंने हॉरिजेंटल से ही लिया है, उससे क्या दिक्कत है, वो साइन में आ जाएगा। तो थीटा जो है आपका जो है पोल पे थीटा, फिर आप जो है जीरो कर देंगे और इक्वेटर पे पाई बाई 2 कर देंगे, उससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहां से v मिल जाएगा बच्चों, ये आएगा 2g, ये एम ई है, 2g एम ई अपॉन आर ई अंडर रूट। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है, जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं, जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इसको आप एक फॉर्म और दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या दे सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना, जी को जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो यहां से g इंटू आर ई को लिख सकते हैं जी एम ई अपॉन आर ई, तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा 2g आर ई। तो ये फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। तो एस्केप वेलोसिटी सरफेस पे है, ये पूछा कहीं से जा सकता है, ये सरफेस पे है। इसको कैलकुलेट करने पे सभी को पता ही है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है ना। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये अपने पास एस्केप वेलोसिटी इसकी है। अब आपसे कहीं और भी पूछा जा सकता है, ये तो स्टैंडर्ड है। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका बताओ, एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी अर्थ पर ही कोई एक टनल बना दिया, और इस टनल में तो ये मान लीजिए मैंने एक टनल बना दिया, अब इस टनल से सेंटर से यहां से कोई बॉडी को हमें प्रोजेक्ट करना है, ये इसका सेंटर है, ये इसका मास एम है, मास एम ही है, टनल का बहुत निग्लिजिबल है वो, और रेडियस इसका आर ही है, ठीक है। तो अब यहां से आपको बताना है कि कोई एम मास है ये, इसको हम कितनी वेलोसिटी दें, v, इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दो चीजें, फाइंड v वेलोसिटी से हमने फेंका है, फाइंड एस्केप वेलोसिटी लिख लेते हैं, फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ मास m,
तो अब इस केस में एस्केप वेलोसिटी भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से टनल से देखिए आपको करना है, तो आपको यहां से इसको इंफिनिटी पे ले जाना होगा। एस्केप पूछा है तो यहां पे के भी जीरो होगा, क्योंकि एस्केप में मिनिमम होता है, तो मिनिमम में पोटेंशियल तो जीरो होना ही है, और जब ये इंफिनिटी पे आएगा तो के भी जीरो होगा, तभी इसको मिनिमम बोला जाएगा और ये एस्केप होगा, तो यहाँ पी भी जीरो होगा। तो पहला पार्ट तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे, यू आई प्लस के ई आई इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। तो बच्चों ये तो जीरो होने वाला है, अगर स्केप है तो इंफिनिटी पे जाएगा, स्केप नहीं है तो आपको दिया जाएगा, तो आप वहां तक के लिए करिएगा, तो अब ये जीरो नहीं होगा, है ना, क्लियर है। तो यू आई क्या होगा बताइए, यू आई क्या लिखेंगे यहां पर, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए यहां का यू आई क्या लिखेंगे, यू आई क्या लिखेंगे। इनसाइड का पोटेंशियल, बहुत बढ़िया जय भाई, क्या लिख रहे हो यार, एम जी आर ए जीरो। ओ भाई केसु भाई जी लिख रहे हैं जीरो, पोटेंशियल जीरो होगा, मतलब इस अर्थ का सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होता है। कल ही आप लोगों को बताया गया है, फॉर्मूला गायब हो गया आपका, ना इलेक्ट्रो का याद है ना इसका याद है, बहुत इसीलिए कभी कभी मैं पूछ लेता हूं, और पूछने के बाद हमको बहुत ज्यादा निराशा लगती है कि मैं यार पढ़ा रहा हूं इतने जज्बा से, लेकिन तुम लोग यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन तुम लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, वही चीज है, अपना पढ़ने का समय नहीं जुटा पा रहे हो लगता है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। किसी बच्चे ने नहीं बताया, अरे मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था तुम लोगों को पोटेंशियल का, याद करो क्या बताया था, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब 3r² माइनस r² माइनस जी एम अपॉन 2r³ माइनस जी एम अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। ये भूल गए, तो सेंटर पे आ जाओ, तो सेंटर पे r जीरो है ना भाई, सेंटर पे r जीरो है, तो सेंटर पे r जीरो होगा तो इसका पोटेंशियल यहां पे होगा ना, और इस अर्थ का पोटेंशियल सेंटर पे होगा, उसमें m से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कह रहे हो जीरो। कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -3/2। ये सब रिपीट ही हो रहा है, सब इलेक्ट्रो में आपने कर रखा है, जीएम अपॉन आर, तो ये होगा बच्चों इनटू एम। ये समझ गए, वी सेंटर जो होगा, वी सेंटर के लिए आर जीरो होगा, और आर जीरो होगा तो वो आप यहां से लिख सकते हो 3/2 माइनस जी एम अपॉन आर इंटू एम यूसी। समझ गए। तो 3/2, अरे मुझे सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा भाई केसु, पढ़ाई तुम्हें करनी है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है। मुझे बहुत दुख ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर एक्चुअली बहुत जज्बा है, लेकिन केवल जज्बा से काम नहीं होगा ना, जज्बा तो है तुम लोगों के अंदर, इतनी क्लासेस कर रहे हो तो जज्बा है, बट उसको, उस जज्बे का कुछ आउटपुट मिलेगा तभी दुनिया जो है उस जज्बे का सम्मान करेगी। अदरवाइज आपका जज्बा जो है बस आप ही के जहन में रह जाएगा, कोई उसको समझने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसकी इज्जत करने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। तो यहां पे अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अपने पास हो जाएगी हाफ m, यहां लिख देंगे हम v इज इक्वल टू दिस जीरो। मान लो ये सब जेई मेंस में आ जाए तो क्या करोगे, फेल क्या आओगे, इस क्वेश्चन में फैल जाओगे, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
फॉर्मूला ही नहीं याद है तो फैल ही जाओगे। ठीक है, तो यहां से अपना m और m कैंसिल हुआ, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो v स्क्वायर हमें मिलेगा इस केस में 3gm अपॉन में r। तो v स्केप जो होगा इसका वो हो जाएगा, तो केवल वो स्केप वेलोसिटी रटने से काम नहीं चलेगा, जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है, 3gm अपॉन में r, तो दैट इज योर स्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो स्केप वेलोसिटी कहीं से कहीं भी पूछी जा सकती है। अरे भैया नैतिक किस स्कूल में पढ़ते हो, अब काहे के लिए स्कूल जा रहे हो हैं, स्कूल काहे जा रहे हो अब, अभी भी तुमको डर है क्या, अब कौन से स्कूल जाना है यार, अब अभी भी तुम लोग हद कर रहे हो, 12th वाले बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं क्या। अरे स्कूल में हो क्या रहा है जो स्कूल में जा रहे हो, प्रैक्टिकल वर्टिकल देने जाओ बस, और प्रैक्टिकल फाइल वाइल चेक करा लो, है ना, स्कूल स्कूल मत जाओ। अब वो अलग बात है कि स्कूल में जाने का कोई एक बहुत ही जेन्युइन कारण आपने बना रखा है, तो आप तो मजबूर हो फिर, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल जो है आपका न्यूक्लियस हो गया है और आप इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो इसी के अबाउट, ऐसा कोई कारण तो नहीं बना लिया है। ऐसा कारण अभी मत बनाना कि स्कूल तुम्हारा जो है स्कूल सेंट्रिक हो गए हो, स्कूल में के चक्कर लगा रहे हो, कुछ ना कुछ है कारण, तो ऐसा कारण है तब तो अलग बात है, नहीं तो स्कूल मत जाओ। फेयरवेल वेयरवेल में तुम्हें बुलाएं, है ना, फेयरवेल में बुलाएं तो भी मत जाना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बच्चे कहते हैं सर स्कूल के लिए फेयरवेल में थोड़े जाते हैं, फेयरवेल में तो जाते हैं कि सदियों से जो चीज दिल में दबा रखी है, हो सकता है कुछ बयां करना हो, कुछ बोलना हो, है ना, तो बच्चे उस दिन जाते हैं कि भाई अब बोल ही देते हैं, अब फिर कहां। अरे रोशनी ढूंढने के लिए अपने अंदर ढूंढो, स्कूल में रोशनी ढूंढ रहे हो तभी तो चक्कर लग रही है। चलो सही है, तो √3gm अपॉन में r, यहां तक क्लियर है सभी को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजिली अब कर पाओगे, कोई भी स्केप वेलोसिटी कहीं से पूछी जा सकती है। इसी पे क्वेश्चन करते हैं और मजेदार, मान लीजिए एक प्लैनेट है, ठीक है, और एक दूसरा प्लैनेट है, ठीक है, दोनों प्लैनेट आपके पास है, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों के बीच की जो दूरी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो आपको दी हुई है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, बड़े प्लैनेट से छोटे प्लैनेट की तरफ एक कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बड़े पार्टिकल को बड़े वाले प्लैनेट से किसी छोटे प्लैनेट पे कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बताना है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे जिससे कि ये प्रोजेक्ट हो जाए। ये ए है, ये ए है, इसका रेडियस ध्यान दीजिएगा, और इसका रेडियस है 2a, ये दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया है 2a, इसका रेडियस है a, और ये बच्चों दिया है 10a। ठीक है, ये IIT एडवांस का सवाल था, डेटा मैं वही लेना चाह रहा हूं एग्जैक्ट m, और ये 16m दिया हुआ था। तो उन्होंने पूछा था कि इस पार्टिकल को हम यहां से फेंकेंगे इसके सरफेस से, तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंके v0 से, जिससे कि ये इसके सरफेस पे पहुंच जाए, ये v0 आपको निकालना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड v0 मिनिमम, फाइंड v0 मिनिमम so that particle just क्या, पार्टिकल reaches to surface of smaller planet,
तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इसमें भी हम एनर्जी कंजर्वेशन ही करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया भाई इनफेबेबल, बहुत बढ़िया। पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या मुझे इसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए क्या यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। ये चीज समझ लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रो में भी किया है कि इसकी फील्ड इसको अपनी तरफ पुल करेगी और इसकी फील्ड इसको अपनी तरफ पुल करेगी, मतलब इन दोनों के बीच में एक नल पॉइंट मिलने की संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे नल पॉइंट आएगा, अगर आप उसको केवल वहीं तक पहुंचा देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? जहां पे आपका नल पॉइंट है, मान लीजिए नल पॉइंट, ये तो देख पा रहे हैं ना कि कोई भी मैं यहां पे अगर पी पॉइंट लेता हूं तो इसकी फील्ड इधर होगी, ई ड्यू टू एम ऐसा होगा, ई ड्यू टू एम ऐसा होगा, देख पा रहे हैं। और ये होगा अपना ई ड्यू टू 6m, ई ड्यू टू 16m ऐसा होगा। बोलो बच्चों, ई ड्यू टू एम इधर होगा, ई ड्यू टू 16m इधर होगा, अपोजिट होंगे। तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसका मास ज्यादा है तो इसकी डिस्टेंस जब दूर होगी तो इसकी फील्ड कम पड़ेगी, और ये पास आएगा तो इसकी फील्ड बढ़ेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट निकालने, वो होगा, मान लो ये x है, R1 R2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये R1 आप उससे भी कर सकते थे, ये मैंने R1 ले लिया और इसको R2 ले लिया। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10A, और एक फील्ड को इक्वेट करने वाली तो GM अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू G16M अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहां से बच्चों R2 अपॉन R1 आ रहा है 4, दैट इज R2 इज इक्वल टू 4R1। तो ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन, इससे हम R1 R2 निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 5R1 इज इक्वल टू 10A, तो R1 आ जाएगा 2A, तो R2 आ जाएगा 8A। ये तो समझ पा रहे हैं? R1 और R2 आपको मिल जाएगा। अब R1 R2 मिल गया, इसका मतलब अगर हमारा जो ये पार्टिकल है ये अगर यहां पर आके रुक भी जाता है, ध्यान दीजिएगा, यही सब जेई एडवांस क्वेश्चन जो भी बनाता है उसमें हर जगह फंसने की संभावना होती है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये यहां पर आके मिनिमम पूछा है आपसे, तो इसे क्रिटिकल यहां पर आने के बाद, यहां पे फील्ड 0 है बच्चों, यहां पे ईपी नेट 0 है, तो यहां पे आने के बाद अगर ये रुक भी जाएगा तो ये इसको पुल कर ले जाएगा, ये इसको पुल कर ले जाएगा। तो ये होगा अपना नल पॉइंट, तो इसको आपको यहां तक पहुंचाना होगा केवल। तो दिस इज आवर फाइनल, और इसको हम मानेंगे कि ये रेस्ट पर आ जाए, क्योंकि इसको मिनिमम निकालना है ना। मिनिमम निकालने के लिए हम ये मानेंगे कि यहां पर आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, तो यहां रुक भी जाएगा तो ये फील्ड डोमिनेट करेगा। और इसका मैंने आपको याद है इलेक्ट्रो में आपको ग्राफ भी बताया है, दो चार्जेस के बीच का ग्राफ भी बताया है। तो ये आपके पास यहां से इसके वजह से ये इधर फिर चला आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आपको करना क्या है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि कहां से कहां एनर्जी कंजर्व होगा, तो अब आप एनर्जी कंजर्वेशन बिंदास होके कर दीजिए। तो ये अपना इनिशियल स्टेट होगा, ये इनिशियल होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में भी बहुत लोग बहुत गलतियां करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ए टू बी एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी के लिए बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन करिए। यहां पे जब अगर आप हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां पर हैं तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल प्लस इसके वजह से भी लिखेंगे, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल इनटू मास एम, इसका मास एम है, ठीक है। इसका मास एम है, वो कट जाएगा।
तो इसके वजह से इसका पोटेंशियल लिखिए और इसके वजह से इसका पोटेंशियल इंटू एम लिखिए, तो क्या आ जाएगा बताइए? यू आई मतलब यू ए प्लस के ई ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के ई बी, यही तो होगा। यू ए में देखिए क्या क्या लिखा जाएगा, यू ए में लिखा जाएगा बड़े वाले का होगा पोटेंशियल -16 mg अपॉन में 2a, है ना, इनटू स्मॉल m, ये हुआ इसके वजह से। फिर बड़े छोटे वाले की वजह से इसके सरफेस पे जो डिस्टेंस होगी वो 8a है, तो ये लिखा जाएगा -gm अपॉन 8a, ध्यान दीजिएगा, इनटू स्मॉल m, ये इसका पोटेंशियल। तो ये पूरा यूए हुआ, है ना, ये पूरा अभी यूए हुआ। के ये क्या होगा? के ये तो आपको पता ही है, हाफ m वी नॉट स्क्वायर। यूबी की बात करते हैं, यहां पे आ जाइए यूबी पे, तो इसके वजह से यहां पोटेंशियल कितना है? -gm अपॉन r1 अभी आपने निकाला है 2a इंटू एम, और इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना है? वो है -g16m इंटू एम अपॉन 8a, ये पूरा हुआ यूबी। और के बी तो जीरो हो जाएगा, के बी अपना जीरो हो जाएगा। तो इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इतना आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके प्लीज आंसर बता दीजिए फटाफट, वी नॉट आंसर बता दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर बच्चों बता दो, कंफर्म कर दो जल्दी से। कितना आ रहा है? 8a क्यों लिया है? कहां पर 8a क्यों लिया है? इसकी बात कर रहे हो? देखो, इसके सरफेस के लिए तो 2a ले लिया, इसके लिए ये जो पॉइंट है इसके लिए बाहर का पॉइंट है, तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट मास की तरह इसके सेंटर से इसके सरफेस पर है ना ये, तो ये डिस्टेंस पूरी 10a है, तो ये 2a माइनस करोगे ना तो यहां का पोटेंशियल लिखोगे, तो इसीलिए 8a लिखा है यहां पर, इसीलिए 8a लिखा है। सेकंड में a होगा, सेकंड में कौन सा सेकंड में कह रहे हो? ये -gm इंटू एम अपॉन 2a इंटू R2 कितना है? 8a है, तो ये तो ठीक लिखा है। और यहां पे R1 लिखेंगे ना, ये यहां पर है, तो यहां पे यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? सेंटर से ही ले रहे हैं ना, R1 सेंटर से लेते हैं, तो वो 2a है, ठीक तो है। 3/2 सही है, 3/2 अंडर रूट 5gma 5gm अपॉन a, चेक करिएगा, कुछ बच्चों ने ये लिखा है, यही आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी किसी को कोई एक्सप्रेशन में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। कभी कभी आपसे ऐसे सवाल भी पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रिंग है, ये भी ऐसा क्वेश्चन आपने काफी किया है कि एक रिंग है और एक सॉलिड स्फेयर है, और ये रिंग जो है इसी के रेडियस के बराबर है। रिंग जो है इसी के रेडियस के बराबर है, और ये
एक सॉलिड स्फेयर रखा गया है, इसके दोनों का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन है, मतलब ये इसके ऊपर ऐसे आपने रख दिया है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा हुआ है, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस दे रखा हुआ है, शायद √3 ये ले लेते हैं, ठीक है। हमें इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है, ऐसा क्वेश्चन भी किया था, याद है आप लोगों को? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है हमें इनके बीच में, इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है। दोनों का रेडियस ए ले लीजिए, दोनों का रेडियस ए ले लीजिए, ये भी ए है, ये भी ए है, और इन दोनों के बीच की ये दूरी जो है √3a ले लीजिए। ये इसका सेंटर है, ये रिंग है ना, और ये सॉलिड स्फेयर है। इसका मास m ले लीजिए, इसका कैपिटल ले लीजिए। तो आपको बताना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये आपको बताना है। कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है कि आप किसके वजह से किस पे निकाल सकते हो आसानी से फील्ड, है ना, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जैसे आपको पता है कि इसको स्फेयर को क्या निकालना है, पहले लिख दो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिंग एंड सॉलिड स्फेयर, है ना। तो रिंग और सॉलिड स्फेयर में हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। तो इसमें चालाकी क्या दिखाओगे? चालाकी ये दिखाओगे कि ये रिंग के एक्सिस पे रखा हुआ है और इसकी जो सिमेट्री है, आपको पता है ये पॉइंट मास, इसको मैं, इसका नेचर ऐसा है कि इसको हम पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो रिंग के एक्सिस पे इसको एक डॉट पॉइंट मास बना सकते हैं। हाँ, रिंग से पॉइंट वाला यूज करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके वजह से इस पे निकालें, तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से आप देखो इसके सेंटर से पूरा कोन बनेगा, पूरा कोन बनेगा और उसकी फील्ड सब जगह अलग अलग होगी, तो बहुत टफ हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको करेंगे कैसे, आप इसको यही मानेंगे कि ये जो रिंग है, इसके रिंग के एक्सिस पे यहां पे कोई पॉइंट मास रखा हुआ है ना, यहां पे कोई एक पॉइंट मास रखा हुआ है और ये कैपिटल M है और यहां से √3a डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये इसका A है। तो रिंग की जो फील्ड होगी वो ऐसी होगी, E ड्यू टू रिंग, है ना, और इस पे जो M मास है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑन M ड्यू टू रिंग, वो हो जाएगा मास M इंटू E ड्यू टू रिंग, यही तो लिखोगे। तो M E ड्यू टू रिंग क्या हो जाएगा, G स्मॉल m इंटू √3a अपॉन √3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं 3/2, की पावर 3/2, ये होगा बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। तो बस यहां से आपको मिल जाएगा GM इंटू M √3a अपॉन में, ये तो तुम्हारा 4a स्क्वायर हो गया, देखो, है ना, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर हो गया, तो अब 4a स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 2 स्क्वायर, तो यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 8a आ जाएगा। तो √3 GM इंटू M अपॉन में 8a स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये a की पावर a क्यूब है ना, a क्यूब बाहर निकलेगा और a से कट जाएगा, ठीक है, a क्यूब नहीं होगा, a क्यूब जो होगा वो इस a से कट जाएगा। तो यहां पे फाइनल आंसर आप इसका ये बता सकते हो।
फाइनल आंसर आप इसका ये दे सकते हो। इसी तरीके से रिंग के एक्सिस, एक रिंग से दूसरे रिंग पे के सेंटर से अगर आप कोई प्रोजेक्ट करके पहुंचाना चाह रहे हो उसके लिए भी कर सकते हो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्लैनेटरी मोशन की। तो खैर प्लैनेटरी मोशन जो है अपना 5 मिनट बचे हैं तो कल ही स्टार्ट करेंगे, बेटर है कल ही स्टार्ट करेंगे प्लैनेटरी भी। तो आज के लिए इतना ही फिर, या चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जब एनर्जी का ही कर रहे हैं। तो मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बना दूं कि एक कैविटी ले लिया यहां पे, और यहां पे एक कैविटी है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो ये कैविटी है ना। हमने क्या किया, यहां से इस कैविटी से प्रोजेक्ट कर दिया है कैविटी के सेंटर से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है ना। ये डिस्टेंस अपना r/2 है। ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C है। तो इसके इनर पार्ट को, इसका मास m ले लो। यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से, v0 से। तो ये इसको हिट करेगा कितनी वेलोसिटी से, फाइन। ये सॉलिड स्फीयर है ना। तो आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल of mass m projected with v0 from C1 hit at C, hit at C। कर लोगे? नहीं नहीं, मेरा स्कूल मेरा कॉलेज इतना मैं टैलेंटेड और लकी नहीं रहा। स्कूल न्यूक्लियस हो सकता है बट जरूरी थोड़े है कि स्कूल न्यूक्लियस हो तो केवल एक ही अट्रैक्टिव फोर्स और एक ही ड्राइविंग फोर्स हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। स्कूल तो सभी को प्यारे होते हैं भाई, है ना। स्कूल लाइफ सभी मिस करते हैं। कॉलेज लाइफ, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो शायद कुछ अच्छे पीयर ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। तो स्कूल कॉलेज लाइफ भी आप मिस करते हैं। उसके बाद लाइफ तो लाइफ ही होती है, ठीक है। इसका आंसर दे दो तब क्वेश्चन पूछना। इसका आंसर दो, जल्दी दो बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर दो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। इसका आंसर दो जल्दी। यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो v0 से, तो आपको बताना है ये इसका, ठीक है। अब उसका मास आप बोलोगे सर दिया नहीं है, मान लो कुछ, ठीक है, मे भी कट जाएगा। रो ले लेते हैं, सुनो, इसको रो ले लीजिए। ये रो गिवन है, इसका रो गिवन है, ठीक है। रो गिवन है अब, ठीक है। रो गिवन है, कुछ तो देना पड़ेगा। रो गिवन है इसका, अब करो।
करोगे क्या, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा सभी को कि यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन ही होगा बच्चों। यहां पर ये आएगा तो ये किस वी से इसको हिट करेगा, तो यहां एनर्जी कंजर्वेशन कराओगे। सी से C1 से सी में एनर्जी कंजर्वेशन होगा इस पार्टिकल का। ठीक है, जब ये सेंटर पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, अरे जल्दी करो यार, घर में शादी है, लो घर में ही शादी है। अब घर की शादी को तो मना नहीं कर सकते ना, पड़ोसी की शादी तो नेग्लेक्ट हो सकती है, कान में रुई ठूस के पढ़ सकते हो। घर की शादी है तो घर में हमें लड्डू भेज देना भाई, हरिओम। अब घर की शादी में तो कुछ किया नहीं जा सकता, शादी का मजा ही ले लो, वो ज्यादा ठीक है। हालांकि अब घर की शादी में घर वाले कभी मजा नहीं ले पाते, वो तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए पेनफुल होता है सारा अरेंजमेंट करना। यहां नल पॉइंट क्या सोचोगे मेरे भाई, तुम बताओ नल पॉइंट क्या सोचोगे, यहां पे कहां नल पॉइंट सोचोगे। अभी कैविटी का फंडा पड़ा है कि कैविटी में नेट फील्ड, इसके वजह से नेट फील्ड यहां पर इधर होगी। ठीक है, तो ये तो अभी अभी पढ़ा आपने, उसी पे क्वेश्चन दे दिया, फैल रहे हो। यहां से यहां के बीच में कैविटी पे फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होती है, फील्ड इनसाइड द कैविटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है लेकिन लोग फैल रहे हैं। फील्ड इनसाइड द कैविटी यूनिफॉर्म होगी ना भाई, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। मतलब C1 पे जो फील्ड होगी वो यहां होगी, वो यहां होगी, यहां होगी, बताया तो है। आर C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी पे डिपेंड करेगा ना। तो आर C1 C2 तो कांस्टेंट है। अभी आपने फील्ड पढ़ा, फील्ड कितनी होगी, रो इंटू 4πg अपॉन में 3, यही तो था, रो इंटू 4πg अपॉन में 3 आर C1 C2। बोलो भाई, विथ माइनस साइन, यही तो पढ़ा आपने, इसको यूज नहीं कर रहे हो। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रो इंटू 4πg अपॉन में 3, और C1 C2 तुम्हें R/2 तो गिवन है यार, अब क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो ये E मिल गया। अब E मिल गया और इसको ME है, तो आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड बताओ। तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट है, ये देखो इधर फील्ड अपने पास है, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, F क्या हो जाएगा, ME, और ये भी कांस्टेंट होगा। तो आपसे स्पीड पूछा है तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन भी यही होगा, है ना। F जो होगा वो क्या होगा, ME होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो F/m होगा, मतलब E होगा। तो एक्सेलरेशन भी आपको मिल गया, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन मिल गया, तो आप यहां से स्पीड नहीं निकाल सकते बच्चे, ये तो कांस्टेंट है मेरे भाई। तो ये R/2 है, तो स्पीड निकाल लो, थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, काइनेमेटिक्स लगा लो यार, काइनेमेटिक्स यूज कर लो, और कुछ करना ही क्या है, गजब हो यार तुम लोग भी। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज करो, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो काइनेमेटिक्स यूज कर लो, v² इज इक्वल टू v0²। और ये देखो, ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है, तो रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। तो v0² प्लस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी m मास है ना, तो इधर ही तो लगेगा, एक्सेलरेट करेगा, प्लस 2ar/2। तो v² आ जाएगा v0², 2 से 2 कैंसिल, प्लस a इंटू आर। तो यहां से आएगा v0² प्लस a कितना है, a है अपने पास रो इंटू 4πg अपॉन में 6r, और ये r² हो जाएगा। फिर चेक करो बच्चों एक बार और कंफर्म करो। तो फाइनली v आएगा v0² प्लस इसको 2/3 कर दें, एक बार कंफर्म कर दीजिए।
तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2/3 रो पाई जी आर स्क्वायर। मैंने वी नॉट दिया है। अच्छा क्वेश्चन पता है कब बनता? जब मैं इसको यहां से रिलीज कर देता, तो मैं इसको इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना सकता था। मानते हो कि नहीं? अभी भी बना सकता हूं। इसको p बाई क्यू लिख दूं तो p प्लस क्यू पूछ लूं, 5 आ जाएगा। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं खटाखट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। जो कैविटी वाला पूछा है उससे आप बता सकते हो। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको बहुत सारी चीजें कराई हैं और आप और भी क्वेश्चंस करिएगा, आप सब कर ले जाएंगे। अप्रोच मैंने लगभग सभी का बता दिया। कल हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्लास में प्लानिटरी मोशन शुरू करेंगे। दो लेक्चर 3 लेक्चर जो भी लगेगा, 2 लेक्चर हार्डली लगेगा, अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि अभी इतना पढ़ लो, बाकी जो है जेई मेंस के बाद पढ़ेंगे एडवांस लेवल। वो सब कुछ नहीं होता। फिजिक्स होता है, दम लगा के सब पढ़िए। हाँ, अब एडवांस वाले टाइम में क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कर लेंगे एडवांस लेवल की। और आप सबको जो है बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ाई पढ़ी है, अगर रियल में आपने लेक्चर्स को देखा है, किया है, तो आपने उस सभी चीजों को निपटाया नहीं है केवल ऊपर ऊपर से। आपने डुबकी लगा के पढ़ाई पढ़ी है। तो अगर आपने उन चीजों को रिटेन रखा तो आपको बहुत ज्यादा जो है लीड मिलेगा एडवांस के लिए, बहुत ज्यादा लीड मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी जो बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट देंगे जेई मेंस का, उनका अप्रैल में पूरा जो है चला जाएगा। तो उनको बहुत जेई एडवांस के लिए बहुत कम समय मिलेगा। मैं फिर आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, मुझे नहीं पता कि आपने उसको किस लेवल से पढ़ा है, मुझे नहीं पता। मैं तो आपसे बस वर्चुअली ही जुड़ रहा हूं। लेकिन अगर किसी ने सारे लेक्चर्स को जेन्युइनली किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी चटकाए हैं, तो मैं आपको इनफैक्ट केवल जितने इलिस्ट्रेशंस कहे हैं वो आपके दिमाग में भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है बहुत ज्यादा लीड लेने जा रहे हो। क्योंकि आपका जो है जो समय मिलेगा, जेई एडवांस की तैयारी का कोई समय नहीं मिलेगा जेई मेंस के बाद। तो जिन बच्चों ने शुरू से जेई एडवांस को टारगेट लेके किया होगा, वो बहुत जल्दी जो है सबको छोड़ देंगे पीछे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी फिलहाल आप जेई मेंस के लिए इंक्लाइंड हैं, वो अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस आप जेई मेंस की करिए। बट जो मेरे इलिस्ट्रेशंस और जो लेक्चर्स हैं उसको भी पलटते रहिए, जिससे कि आपको आपका टच बना रहेगा। इनफैक्ट अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको एग्जॉस्टिव वे में करिए। अभी आप जेई मेंस को ही टारगेट लेके चलिए, क्योंकि जनवरी 24 के बाद, मतलब 2 फरवरी के बाद भी हमें बहुत समय मिलेगा। तो फरवरी के बाद आप पूरा फरवरी है आपके पास, पूरा मार्च है और पूरा अप्रैल है। तो इस 3 महीने में आप एडवांस की, मतलब एडवांस पढ़ चुके हो, उसको रिवाइज करना और उस पर और प्रैक्टिस करना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन कोई चाहे कि 3 महीना में मैं फिर से एडवांस की पढ़ाई पढ़ूं, तो इट इज इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है हर सब्जेक्ट के लिए। और आपने यहाँ पे हर सब्जेक्ट जो है उसी लेवल से पढ़ा है, तो मुझे लगता है आप लोग अच्छा ही करेंगे। बस अच्छा करना आपको है, तो आप प्लीज उसको जो है थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। क्योंकि आज जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, बड़ा थोड़ा अजीब लगा। जो मैंने आपसे पूछा, जनरली मैं पूछता ही नहीं हूं, कराता रहता हूं कि क्या पूछूं। आप लोग खुद ही समझदार हैं, अपने आप को रोज चेक करते होगे, तो मैं क्या चेक करूं आपको। लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप समय निकाल के उसको रिवाइज करिए। और जेई मेंस में आप फंडामेंटल्स जानते हैं, आप सब कुछ कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। कल आपकी जो एक्स्ट्रा क्लास है वो शायद 4 to 6 है, ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशन की कंबाइंड क्लास है, 4 to 6 आपके ऐप पे मेंशन होगा। तो 4 to 6 जो है ग्रेविटेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी फॉर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, ईएम वेव के क्वेश्चंस भेजा था, ईएम वेव के क्वेश्चन भेज दिया है। ड्रॉपर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, 12th वाले तो कर चुके हैं। ईएम वेव के क्वेश्चन भेज दिया है, उसको प्लीज करिएगा जरूर। सारे पीवाईक्यूज हैं, 14 पीवाईक्यूज भेजे हैं, बताइएगा कि हुए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।